गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं सभी का। और आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे उद्योगों के बारे में, निर्माण उद्योग के बारे में कि उद्योगों का वर्गीकरण भी समझेंगे और कौन सा उद्योग किसके लिए महत्वपूर्ण है और कहाँ पर है। थोड़ा उद्योग के बारे में भी जानेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस अपने नए वीडियो के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब भी करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि निर्माण उद्योग क्या है और ये अपने जीवन में इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा कि वर्तमान समय में जो विनिर्माण उद्योग किसी भी राष्ट्र विकास और संपन्नता का एक सूचक है। इसमें कच्चे मालों द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुएं तैयार करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। यानी विनिर्माण उद्योग क्या कि कच्चे मालों द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुएं जो तैयार की जाती हैं उनको हम विनिर्माण कहते हैं। जैसे कि अगर बात करें कपास से कपड़ा है, गन्ने से चीनी, लौह से लोहा एवं इस्पात, बॉक्साइट से एल्युमिनियम आदि वस्तुओं का जो निर्माण होता है इसको हम क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं। हमारे देश में विनिर्माण उद्योग का इतिहास जो है बहुत ही पुराना है। इसका विकास घरेलू उद्योग से शुरू होकर बृहत आकार में जो कि 19वीं शताब्दी के बाद आरंभ हुआ। आज असंख्य बड़े निर्माण उद्योग है पूरे देश में स्थापित है। इसमें मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग सम्मिलित। अब हम देखते हैं कि इसका स्टार्ट कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। भारत में आधुनिक विकास का प्रारंभ जो है मुंबई से शुरुआत हुआ। यानी सबसे पहले अगर देखें तो भारत का औद्योगिक विकास प्रारंभ मुंबई में प्रथम सूती कपड़े की मिल प्रारंभ मुंबई में भारत प्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना 1854 से हुआ था। यानी सबसे पहले औद्योगिक विकास का जो प्रारंभ है मुंबई से शुरुआत हुआ और वो भी प्रथम सूची से हुआ। यानी प्रथम सूती कपड़े की मिल से हुआ जो कि 1854 से स्टार्ट हुआ। जूट का पहला कारखाना 1855 में कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान पर लगाया गया था। कौन से नाम पर? रिसरा नामक। यानी जूट का अगर देखा जाए तो पहला कारखाना 1855 में कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान पर लगाया गया था। और अगर देखा जाए तो मुंबई में प्रथम सूती मिल स्टार्ट हुआ था जो कि 1854 में हुआ था। तो सूती मिल की जो स्टार्ट हुआ था वो 1854 में, और जूट का उद्योग जो स्टार्ट हुआ था वो 1855 में कोलकाता में हुआ था, उधर मुंबई में हुआ था। लेकिन भारत में उद्योगों का योजनाबद्ध विकास स्वतंत्रता के बाद 1951 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। यानी स्वतंत्रता के बाद की अगर बात करें तो भारत में उद्योगों का योजनाबद्ध जो विकास हुआ वो स्वतंत्रता के बाद हुआ 1951 में। किसी उद्योग किसी उद्योग को स्थापित करने में कई कारकों का योगदान होता है। इन कारकों को दो वर्गों में, भौतिक और मानवीय कारकों में रखा जा सकता है। कच्चा माल, शक्ति के साधन व जल की सुलभता, अनुकूल जलवायु भौतिक कारक है, जबकि श्रमिक बाजार, परिवहन पूंजी व बैंक सुविधा तथा सरकारी नीतियां मानवीय कारक है। चलिए अब हम बात करते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। तो उद्योगों के वर्गीकरण में हम क्रमशः जान लेते हैं। इसे कई प्रकार के आधारों पर बांटा है। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें तो श्रम के आधार पर, यानी मानव के श्रम के आधार पर जो है सबसे पहला है बड़े पैमाने के उद्योग। तो मानव के श्रम के आधार पर भी, यानी एक पहला आधार प्रकार है। तो जिस सबसे पहले बड़े पैमाना के उद्योग देखते हैं इसमें, जब उद्योगों में बड़ी मात्रा में श्रमिकों और पूंजी का प्रयोग हो तो अधिक उत्पादन हो तो उन्हें बड़े पैमाने का उद्योग कहते हैं। बात करते हैं जैसे सूती कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग इस श्रेणी में ही आते हैं। तो वो एक श्रम के आधार पर उद्योग की श्रेणी में है जो कि बड़े पैमाने के उद्योग है। दूसरी बात करते हैं मध्यम पैमाने के उद्योग। इसमें ना तो बहुत अधिक श्रम का प्रयोग होता है और ना ही बहुत
उत्पादन होता है। साइकिल है, रेडियो है, टेलीविज़न जैसे उद्योगों को इस वर्ग में रखा जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं छोटे पैमाने के उद्योग। ग्रामीण, लघु तथा घरेलू उद्योग जो होते हैं वो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। इसमें बहुत कम पूंजी लगाई जाती है। जैसे बात करें तो आभूषण निर्माण तथा हस्तशिल्प उद्योग इसके अच्छे उदाहरण हैं। ये सब श्रम के आधार पर थे, क्योंकि 3 प्रकार से हैं: बड़े पैमाने के उद्योग, मध्यम और छोटे पैमाने। अब वहीं बात करें तो कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर होता है भारी उद्योग। इन उद्योगों में भारी कच्चे माल का प्रयोग होता है, जिससे विनिर्मित वस्तुएं भी भारी होती हैं। लोहा एवं इस्पात उद्योग इसका एक अच्छा उदाहरण है, कच्चे माल के आधार पर। दूसरा बात करते हैं हल्के उद्योग के आधार पर। तो इस वर्ग के उद्योग में हल्के कच्चे माल का प्रयोग होता है, जिससे ये हल्के माल का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा सिलाई मशीन जो है उद्योग इसका उदाहरण है, यानी हल्के उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सिलाई मशीन जो इसके मुख्य उदाहरण है। अब हम देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर क्या है कि जब सार्वजनिक उद्योग, इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग, यानी स्वामित्व के आधार पर अगर देखें तो इसमें सार्वजनिक उद्योग भी होते हैं, जैसे इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित है। इनका संचालन जो है सर, सरकार स्वयं करती है। जो सार्वजनिक उद्योग होते हैं उसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है, तो ये सरकार इसका स्वयं संचालित करती है। जैसे दुर्गापुर है, भिलाई, राउरकेला, ये जो मुख्य 3 हैं, ये लोहा इस्पात केंद्र में सार्वजनिक उद्योग का एक उदाहरण है। कौन-कौन? दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग। जब उद्योगों में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या सहकारी समितियों का योगदान हो, तो उसे संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं, जैसे बात करें तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, अमूल गुजरात उसके इसके जो है उत्तम उदाहरण हैं। क्या है तो इसके मैंने स्वामित्व के आधार पर पढ़ा। अब चौथा प्रकार आता है कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। अभी मैंने जो पढ़ा था वो कच्चे माल के आधार पर पढ़ा था, अब इसके स्रोतों के आधार पर कच्चे माल के स्रोत। तो सबसे पहले कच्चा माल कहाँ से मिलता है? पहला स्रोत है कृषि आधारित उद्योग। तो वो है सूत वस्त्र, जूट, रेशमी, ऊनी वस्त्र तथा खाद्य तेल जो है वो कृषि से प्राप्त होता है। चलिए अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उद्योगों के बारे में। अभी तक हमने वर्गीकरण देखा, अब एक एक उद्योग को हम देखते हैं और उनको संचालित करने की पूरी प्रक्रिया। सूती वस्त्र उद्योग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो सूती मिल स्टार्ट हुई थी वो मुंबई में हुई थी 1854। अब यहाँ से देखते हैं कि सूती वस्त्र बनाने में भारत का एकाधिकार बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, परंतु आधुनिक समय में की बात करें तो आधुनिक पहली सूती मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर स्थापित की गई। 1 मिनट ऊपर देखते हैं इसको हम। जैसा कि यहाँ पर भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का प्रारंभ जो है, यानी जब औद्योगिक विकास हुआ था तब प्रारंभ मुंबई में प्रथम सूती कपड़े की मिल से 1854 से हुआ था। लेकिन सूती वस्त्र बनाने में भारत का जो है तो परंतु आधुनिक पहली जो सूती मिल स्थापित हुई थी वो 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर स्थापित की थी। लेकिन यह मिल कुछ समय बाद जो है वो बंद हो गई थी और वास्तविक पहली सफल जो मिल है मुंबई में सन 1854 में स्थापित। लेकिन मतलब ये है कि सबसे पहले जो स्टार्ट तो कोलकाता से हुई थी सूती मिल, लेकिन 1818 से, लेकिन कुछ समय बाद ये जो है बंद हो गई थी। लेकिन वास्तविक जो पहली सफल मिल जो मुंबई से स्टार्ट हुई थी, यानी सफल जो सबसे पहले हुई थी 1854 मुंबई से हुई थी। 1854 में कावस जी नानाभाई डावर ने लगाई थी। कौन से? कावस जी नानाभाई डावर ने लगाई थी। और इसके बाद भारत में आधुनिक वस्त्र उद्योग का विकास होने लगा। सूती वस्त्र उद्योग आज भारत का सबसे विशाल उद्योग है। यह कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिसमें विभिन्न उद्योगों में लगे श्रम का लगभग 20% से अधिक पाया जाता है। वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन में इसका स्थान 14% है और सकल घरेलू उत्पादन में इसका योगदान 4.0% है, एवं विदेशी आय में 17% है।
देश में लगभग 1600 सूती और कृत्रिम वस्त्र बनाने वाली मिलें हैं। इसमें 80% मिलें निजी क्षेत्र में है, शेष सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रों में है। आज देश में 93% जो है सूती केंद्रीकृत क्षेत्र में तैयार किया जाता है। अर्थात मिलों के अलावा कपड़ा विभिन्न केंद्रों में तैयार किया जाता है। प्रारंभिक वर्षों में सूती वस्त्र का अधिकांश मिलें महाराष्ट्र और गुजरात में स्थापित थीं। कपास, बाजार, परिवहन आदि जलवायु की उपलब्धता ने इन राज्यों में सूती मिलों को स्थापित करने में विशेष योगदान दिया है। परंतु आज देश की अधिकांश मिलें जो हैं महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में केंद्रित हैं। महाराष्ट्र में मुंबई, सोलापुर, पुणे, वार्धा, नागपुर, औरंगाबाद और जलगांव सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। गुजरात में अगर बात करें तो अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट और पोरबंदर प्रमुख सूती वस्त्र के उद्योग हैं। वहीं बात करते हैं पश्चिम बंगाल में तो हावड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली और श्रीरामपुर प्रमुख केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर में, मुरादाबाद में, आगरा में और मोदी नगर प्रमुख केंद्र हैं। ग्वालियर में उज्जैन, इंदौर, देवास मध्य प्रदेश के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग हैं। इस प्रकार से अलग अलग जगह पर इनका है। तो इस उद्योग का राष्ट्रव्यापी विकेंद्रीकरण भी हुआ है। अब क्या आप जानते हैं कि मुंबई को सूती वस्त्र कपड़ों की महानगरी कहा जाता है। यानी मुंबई को जो है सूती कपड़ों की महानगरी यानी कॉटन पॉलिसी कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ मुंबई महानगरी क्षेत्र में भारत का लगभग एक चौथाई सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। यानी क्षेत्र भारत का लगभग एक चौथाई सूती वस्त्र जो है वो तैयार किया जाता है। इसमें हम मैप के अनुसार भी देख सकते हैं। जैसे ये सभी जो जगह शो कर रहे हैं वो सब सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र। जैसा कि अगर हम बात करें जो ब्लैक कलर से ये सब सूती वस्त्र के अंतर्गत है, जो लाल कलर से यानी गुलाबी कलर से दिख रहे हैं वो सब ऊनी वस्त्र के लिए है। और हमें ये जो दिख रही है ये सब क्या है रेशम वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब हम बात करते हैं देश में पहला वस्त्र पार्क सिलाई वस्त्रों के निर्यात संवर्धन के लिए एक वस्त्र पार्क की स्थापना तमिलनाडु में तिरुपुर में एट्टीबरपल्याम यानी एट्टीबरपलायम गांव में किया गया था। यानी सबसे पहला जो वस्त्र पार्क सिलाई वस्त्रों के निर्यात संवर्धन के लिए एक वस्त्र पार्क की स्थापना हुई थी, जो कि तमिलनाडु में तिरुपुर में एट्टीबरपलायम गांव में किया गया। भारत में सूती कपड़ों का निर्यात मुख्यतः सिलाई कपड़ों के रूप में होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस, यूरोप में पूर्वी देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीकी देश भारतीय सूती वस्त्र के मुख्य आयातक देश हैं। भारत जापान को भी सूती वस्त्र निर्यात करता है। जब वर्ष 2006-07 में 36.10 करोड़ वर्ग मीटर कपड़ा भारत में तैयार किया गया। चलिए अब हम बात करते हैं जूट या पटसन उद्योग के बारे में। अभी तक हमने सूती वस्त्र के बारे में पढ़ा, अब जूट या पटसन उद्योग के बारे में पढ़ लेते हैं। सूती वस्त्र के बाद जूट उद्योग भारत का एक दूसरा महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग है। कच्चे जूट और जूट बनाने में सामान के उत्पादन में भारत का संसार में पहला स्थान है। जूट के सामान के निर्यात में भारत का बांग्लादेश के बाद संसार में दूसरा स्थान है। यानी जूट के सामान के निर्यात में अगर जूट के सामान के निर्यात की बात करें तो भारत का बांग्लादेश के बाद संसार में दूसरा स्थान है। बांग्लादेश का जूट के निर्यात में पहला है, लेकिन कच्चे जूट और जूट बनाने
से सामान के उत्पादन भारत का पहला स्थान है विश्व में। लेकिन निर्यात की अगर बात करें तो संसार में दूसरा स्थान है, पहला बांग्लादेश का है। भारत में जूट की 77 कारखाने हैं। इनमें 69 मिलें पश्चिम बंगाल में हैं। पश्चिम बंगाल में 80% से अधिक जूट के सामानों का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में 10% जूट का सामान तैयार होता है। शेष जूट का सामान बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा में तैयार किया जाता है। यानी जो भारत में जूट की कितनी है कारखाने, वो 77 है। 69 मिलें तो अकेले ही पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल में जूट के सामान सबसे अधिक तैयार किया जाता है। पश्चिम बंगाल में अधिकांश मिलें जो हैं हुगली नदी के किनारे पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर सक्रिय मेखला में स्थित है। यहाँ मिलों के संकेंद्रित होने के निम्न कारण हैं: जूट उत्पादन क्षेत्रों की निकटता, सस्ते जल परिवहन, कच्चे जूट को संसाधित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता इत्यादि। इसके अतिरिक्त सस्ते श्रमिकों, बैंकों और बीमा सुविधाओं तथा निर्यातों के लिए बंदरगाह सुविधाएं जूट उद्योग को यहाँ संकेंद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज यह उद्योग लगभग 2.61 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप में रोजगार मुहैया कराता है। वर्ष 2006 और 7 में कच्चे जूट का उत्पादन 90 लाख गांठें जो हैं, प्रति गांठ 180 किलोग्राम था। तो कच्चे जूट का उत्पादन 90 लाख गांठें 2006-7 में। स्वतंत्रता से पहले और बाद में भारत को जूट उद्योग निर्यात के द्वारा अच्छी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करता रहा। यानी भारत को जूट उद्योग निर्यात के द्वारा अच्छी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करता रहा। इस समय जूट उद्योग की कई चुनौतियों का सामना कर रहा है: ऊंची उत्पादन लागत, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम धागों से तैयार सामान, और बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र और थाईलैंड जैसे अन्य देशों में कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अरब देश, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया भारतीय जूट उत्पादों में प्रमुख ग्राहक हैं। ये जो हमें दिख रहा है, ये हुगली प्रदेश में जूट की मिलें हैं। देखिए इस प्रकार से पश्चिम बंगाल में 69 जो है वो जूट की मिलें स्थित हैं। ये जो हमें दिख रही है, जैसे कि अगर बात करें, एक समझ में आ रहा कि बांसवाड़िया, चंदन नगर, निहाटी, काकीनाडा, भाटपारा, जगतडोरल, भद्रेश्वर, अंगूर, सामनगर, ये जो है सब क्या है, एक जूट की मिलें हैं हुगली नदी के किनारे। चलिए अब हम बात करते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में। अभी तक हमने बस सूती वस्त्र पढ़ा, जूट उद्योग पढ़ा, और अब हम पढ़ते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग। यह देश के सबसे पुराने वस्त्र उद्योगों में से है। ऊनी वस्त्र उद्योग का संकेंद्र जो है पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में है। धारीवाल, लुधियाना और अमृतसर पंजाब के प्रमुख केंद्र हैं। यानी पंजाब में धारीवाल है, लुधियाना है, तो इस प्रकार, और अमृतसर जो है ऊनी वस्त्र के लिए प्रमुख है, जो कि पंजाब के सकेंद्र है। महाराष्ट्र में मुंबई इसका सबसे बड़ा केंद्र है। यानी महाराष्ट्र में जो है, अगर देखें तो महाराष्ट्र में मुंबई इसका सबसे बड़ा केंद्र है। बीकानेर और जयपुर राजस्थान में ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। बात करें पश्मीना जो ऊन है, पश्मीना में ऊन जो है सबसे अच्छी होती है। एक विशेष नस्ल की बकरियों के बालों से तैयार किया जाता है पश्मीना ऊन, जो बहुत ही नरम और मुलायम होती है और अति गर्मी प्रदान करती है। ये बकरियां जो हैं कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में गुर्जरों द्वारा पाली जाती हैं। कौन सी? पश्मीना ऊन। अब बात करते हैं वस्त्र एवं पोशाक उत्पादक इकाइयां मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में स्थित हैं। भारतीय ऊन का सामान संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और यूरोप में देशों को निर्यात किया जाता है। देश के ऊनी वस्त्र उद्योग के सामने कच्चे ऊन की आंतरिक बाजार की कमी और उत्पादों में निम्न गुणवत्ता की प्रमुख समस्याएं आई। अंगूरा का एक ऊन खरगोश के रोए से प्राप्त किया जाता है। यानी अंगूरा का जो ऊन होता है वो कहाँ से?
खरगोश के बालों से प्राप्त किया जाता है अंगूरा का ऊन। याद रखें, ये बहुत अलग पॉइंट है। आज भारत विश्व में ऊन का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी भारत जो है ऊन के बारे में देखें तो एक 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है और विश्व के कुल उत्पादन का 1.8% योगदान करता है। चलिए अब हम बात करते हैं रेशमी वस्त्र की। भारत प्रारंभ से ही रेशम से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए एक विश्व प्रसिद्ध रहा है। देश में 4 प्रकार के रेशम मलबरी, तसर, ईरी और मूंगा पैदा की जाती है। यानी जो कौन कौन सी रेशमी पैदा की जाती है, एक मलबरी, तसर, ईरी, मूंगा पैदा की जाती है। भारत में देश की लगभग 90 मिलें हैं इसके लिए, रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए। भारत में रेशम की लगभग 90 मिलें हैं। इनके अतिरिक्त कई छोटी एवं मध्यम इकाइयां भी रेशमी कपड़े उत्पादन करने में लगे हैं। भारत में लगभग 8.5 लाख किलोग्राम रेशम का धागा तैयार करता है। 90% से अधिक रेशम का उत्पादन जो है वो कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर राज्यों में होता है। कर्नाटक और बेंगलोर, कोलार, मैसूर और बेलगांव के रेशम प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं। यानी कर्नाटक में जो है इसके बेंगलोर, कोलार, मैसूर और बेलगांव रेशम के प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं। तो सबसे अधिक जो है वो रेशम सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है, यानी कहाँ उत्पादन होता है, वो कर्नाटक में होता है। उसके बाद तमिलनाडु, फिर पश्चिम बंगाल, फिर जम्मू कश्मीर। उसके बाद बात करें पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, बांकुरा, जम्मू कश्मीर में अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर रेशमी वस्त्र उद्योग करने के लिए प्रमुख केंद्र। भारतीय रेशम की मांग यूरोप और एशिया के देशों में बहुत अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर रेशमी कपड़ों के प्रमुख जो हैं वो आयातक हैं। भारतीय रेशम उद्योग की चीन, थाईलैंड और इटली के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा है। चलिए अब हम बात करते हैं कृत्रिम वस्त्रों के बारे में। कृत्रिम धागे जो है पेट्रो रसायन के उत्पादन द्वारा तैयार किया जाते हैं, जैसे नाइलॉन, पॉलिस्टर रियान, एक्रिलिक और पॉलीमर। ये सब क्या है, एक कृत्रिम तरीके से धागे तैयार किए जाते हैं जो कि पेट्रो रसायन के द्वारा उत्पादन होते हैं। कृत्रिम वस्त्र उद्योग में कृत्रिम धागे का प्रयोग किया जाता है। इन वस्त्रों का हमारे वस्त्र उद्योग में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं, पुनः रंगने और बुनने में भी आसानी होती है, जिससे वस्त्र उद्योग में एक क्रांति पैदा कर दी है। मानव निर्मित रेशों को रासायनिक क्रिया से माध्यम से लुगदी, कोयला तथा पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। वस्त्र में और अधिक गुणवत्ता लाने के लिए इन्हें प्राय प्राकृतिक रेशों जैसे कपास, रेशम, ऊनी और ऊन के साथ मिलकर बनाया जाता है। इस उद्योग का केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक विस्तार हुआ है। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, अमृतसर, ग्वालियर और कोलकाता कृत्रिम वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण जो केंद्र है। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, इस प्रकार से। अब चलिए बात करते हैं चीनी उद्योग की। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी भारत जो है संसार में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गुड़ और खांडसारी को मिलाकर चीनी के उत्पादन में भी इसका पहला स्थान है। वर्तमान समय में यह उद्योग 4 लाख से अधिक लोगों के प्रत्यक्ष रूप और एक बड़ी संख्या में किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है और कच्चे माल के मौसमी होने के कारण चीनी उद्योग का एक मौसमी उद्योग है। आधुनिक आधार पर उद्योग का विकास 1903 में प्रारंभ हुआ था, जब बिहार के सारण जिले के मंडोड़ा में एक चीनी मिल की स्थापना की गई थी। यानी चीनी का उद्योग का विकास हुआ था 1903 में, जब बिहार के सारण जिले में मड़ोरा की एक चीनी मिल की स्थापना की गई। हम जानते हैं कि चीनी उद्योग गन्ने पर निर्भर करता है। गन्ना कटने के बाद वजन में घटने वाला तथा शीघ्र खराब होने वाला होता है। गन्ने की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखकर चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में स्थापित की जाती है। वर्ष 2008 में देश में चालू
चीनी मिलों की संख्या 615 थी, इसमें सिर्फ महाराष्ट्र में ही 134 से अधिक मिलें थी। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश राज्यों में फैली। पिछले कुछ वर्षों से इन उद्योगों की संख्या दक्षिण पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक शर्करा सक्रोज की मात्रा है। यहाँ की ठंडी जलवायु भी लाभदायक है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियां भी सफल रही हैं। चीनी उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे हम उद्योग को अल्पकालिक होना, पुरानी परंपरागत तकनीक का प्रयोग, परिवहन असक्षमता, गन्ने का समय पर कारखाना न पहुंचना तथा खोई का अधिकतम इस्तेमाल न होना। हड़ताल, समय पर किसानों को गन्ने का मूल्य न मिलना और विद्युत की कमी और अन्य गंभीर समस्या। क्या आप जानते हैं कि उपभोक्ता इस उद्योग ऐसा उद्योग है जो उत्पादन उपभोक्ताओं को सीधे उपयोग हित करते हैं, उसे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। यानी उपभोक्ता उद्योग क्या है? जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हित करते हैं, उसे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। इसमें विशेष रूप से गृह उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे कागज उद्योग, दंतमंजन, पंखा, सीमेंट उद्योग इसके जो है उत्तम उदाहरण है। चलिए अब हम बात करते हैं खनिज आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर हैं, उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। लौह एवं इस्पात उद्योग, रसायन, सीमेंट खनिज आधारित उद्योग के अच्छे उदाहरण हैं। जैसा कि हम लोहा और इस्पात उद्योग इसके पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि दसवीं प्रसिद्ध तलवारें भारतीय लोहे से बनाई जाती थी। भारत में लौह इस्पात उद्योग जो है, पहला कारखाना 1830 में पोर्टो नोवा नामक स्थान पर तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। यानी भारत में लौह इस्पात की अगर बात करें तो पहला जो कारखाना है वो तमिलनाडु में पोर्ट 1830 में पोर्टो नोवा नामक स्थान पर स्थापित किया गया था, परंतु स्थानीयकरण के अनुकूल कारकों की कमी के कारण इसे बंद करना पड़ा था। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक रूप से प्रारंभ सन 1864 में पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक स्थान पर स्थापित होने के साथ हुआ। यानी कहाँ? पश्चिम बंगाल में। और इस्पात का बड़े पैमाने पर उत्पादन 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा साकची, झारखंड स्थित जमशेदपुर में कारखाना की स्थापना के साथ, यानी 1864 में पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक स्थान पर स्थापित होने के साथ हुआ। और इस्पात का बड़े पैमाने पर उत्पादन सन 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा साकवी जो झारखंड स्थित जमशेदपुर में कारखाना की स्थापना के साथ हुआ। इसके बाद पश्चिम बंगाल में वर्णपुर तथा कर्नाटक में भद्रावती भी स्वतंत्रता के पूर्व कारखाने लगाए गए। स्वतंत्रता के बाद विदेशी सहयोग से लोहा इस्पात में कई कारखाने लगाए गए। इस समय भारत में 10 बृहत लोहा एवं इस्पात संयंत्र हैं और लगभग 200 छोटे इस्पात संयंत्र हैं। भारत में लौह भारत में प्रमुख लौह इस्पात उद्योग जो है, जैसे बात करें टाटा लोहा इस्पात यानी टिस्को, जो कि राज्य झारखंड, जगह जमशेदपुर। भारतीय लोहा और इस्पात ईस्को, जो कि पश्चिम बंगाल में है, बर्नपुर में। और जैसा कि हमने इसमें बताया तो सबसे पहले 1864 में पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक हुआ था। विश्वरिया लोहा इस्पात BISL कर्नाटक में भद्रावती। भिलाई लोहा एवं इस्पात संयंत्र जो कि रूस, इसका मुख्य केंद्र, विदेशी सहयोग है, छत्तीसगढ़ में है भिलाई और भिलाई जगह पर। राउरकेला इस्पात जो कि जर्मनी इसमें साथी है, उड़ीसा में है राउरकेला। दुर्गापुर की बात करें तो वेटान है, पश्चिम बंगाल में ये दुर्गापुर। बोकारो झारखंड के बोकारो में है। झेलम इस्पात संयंत्र, सेलम ये तमिलनाडु में स्थित है, सेलम जगह पर। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। विजयनगर इस्पात संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। चलिए अब हम बात करते हैं, लौह इस्पात एक भारी उद्योग है।
क्योंकि इसमें भारी तथा अधिक स्थान घेरने वाले कच्चे माल का उपयोग होता है। इसके बाद बात करते हैं विशाखापट्टनम। सॉरी, इसमें लौह अयस्क, कोकेन, कोल, चूना पत्थर, मैग्नीज अयस्क महत्वपूर्ण है। और अगर यही बात करें तो विशाखापट्टनम एक ऐसा संयंत्र है जिसकी स्थिति तटवर्ती है, जबकि देश के अन्य सभी वृहद लोहा इस्पात संयंत्र भारतीय प्रायद्वीप के खनिज संपन्न उत्तर पूर्वी दक्षिण में भाग में स्थित है। 2007 और 8 में भारत 76.9 लाख टन इस्पात का विनिर्माण संसार में कच्चे इस्पात उद्योग में पांचवें स्थान पर है। यानी कच्चे इस्पात उद्योगों में जो भारत का स्थान है, अगर विश्व में देखें तो पांचवें स्थान पर है। यह स्पंज स्क्रैप लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी जो यह है स्पंज स्क्रैप लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत, जबकि टिस्को का प्रबंध जो है वो टाटा स्टील करती है। चलिए अब हम बात करते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सहयोग से जो छत्तीसगढ़ में रायपुर में तथा उड़ीसा के गोपालपुर में नवीन केंद्र स्थापित किए गए लौह इस्पात के लिए। लौह इस्पात के अधिकांश संयंत्र भारत के छोटा नागपुर पठार में स्थापित हुए, क्योंकि इस क्षेत्र में लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर, डोलोमाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार हैं। क्या आप जानते हैं कि जमशेदपुर को भारत का वर्मघम कहा जाता है? यानी वर्मघम कहा जाता है किसे? जमशेदपुर को। अब चलिए बात करते हैं एल्युमिनियम को। जमशेदपुर कहाँ स्थित है? जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि झारखंड में है, जो कि टाटा लोहा इस्पात यानी टिस्को इसमें स्थापित है लोह इस्पात उद्योग। चलिए अब बात करते हैं एल्युमिनियम उद्योग की। एल्युमिनियम उद्योग क्या है? यह भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। यह लचीला है, हल्का, जंगरोधी ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। यानी जो एल्युमिनियम है यह भारत का दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है। यह लचीला, हल्का, जंगरोधी ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। इसका अयस्क जो है वो बॉक्साइट है। हवाई जहाज, बर्तन उद्योग तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी हवाई जहाज किसका बनता है? एल्युमिनियम का बनाया जाता है। आज इसकी लोकप्रियता इसलिए और भी बढ़ रही है क्योंकि यह कई उद्योगों में इस्पात, तांबा, जस्ता और शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। एक टन एल्युमिनियम के लिए लगभग 6 टन बॉक्साइट, यानी एक टन एल्युमिनियम के लिए लगभग 6 टन बॉक्साइट तथा 18,600 किलोवाट विद्युत की आवश्यकता होती है एक टन एल्युमिनियम बनाने में। एल्युमिनियम में लगभग मूल्य में 30 से 40% तक विद्युत की कीमत होती है। इसमें स्पष्ट है कि एल्युमिनियम उद्योग की स्थिति बॉक्साइट और सस्ती बिजली की उपलब्धता में पूरी तरह प्रभावित होती है। चलिए आज बात करते हैं आगे। आज देश में 8 प्रमुख एल्युमिनियम संयंत्र है, जो कि उड़ीसा, नालको व वाल्को, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में स्थापित है। ये सभी संयंत्र जो मिलकर वर्ष 2007 और 8 में लगभग 6.2 लाख टन एल्युमिनियम का उत्पादन करते हैं। अब बात करते हैं तांबा प्रगलन उद्योग। भारत में पहला तांबा प्रगलन संयंत्र जो है भारतीय तांबा निगम द्वारा घाटशिला नामक स्थान पर झारखंड राज्य में स्थापित किया था। और इसका कहाँ हुआ था? जो कि उड़ीसा में नालको व बाल्को में हुआ था। किसका? एल्युमिनियम का। तांबा का कहाँ हुआ? झारखंड में घाटशिला नामक, जो कि
सन 1972 में भारतीय तावा निगम को हिंदुस्तान तावा लिमिटेड के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया और हिंदुस्तान तावा लिमिटेड भारत में एकमात्र तावा उत्पादन संस्थान है। इसके दो केंद्र हैं, एक पूर्वी सिंहभूम जिले में घाटशिला के निकट, दूसरा है मऊ भंडार नामक स्थान पर झारखंड राज्य में, दूसरा राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी नामक स्थान पर स्थित है। ये तो पहला हुआ झारखंड और दूसरा है राजस्थान, जो कि कहाँ है, खेतड़ी नामक स्थान में, झुंझुनू जिले के खेतड़ी नामक स्थान। इन जिलों में स्थित तांबे के खानों के निकट निकट ही तांबे के प्रगलन संयंत्र लगाए गए। भारत की सबसे जो पुरानी तांबे की खान जो है वो राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान पर है। यानी सबसे जो पुरानी है वो तांबे की, तो वो है राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान। खेतड़ी की तांबा प्रगलन संयंत्र को मध्य प्रदेश के प्रगलन बालाघाट जिले में स्थित मलज खंड खान से भी तांबा इसकी आपूर्ति की जाती थी। तांबा से पीतल, कांसा, जर्मन, सिल्वर, रोल्ड गोल्ड, अष्टधातु आदि मिश्रित धातु बनाई जाती है। तांबा से पीतल बनाया जाता है, कांसा, जर्मन, सिल्वर, रोल्ड गोल्ड, अष्टधातु आदि मिश्रित जो है धातु बनाई जाती है। आयातित अयस्क पर आधारित एक नई तांबा परियोजना जो है वो तमिलनाडु के तूतीकोरन में स्थापित की जा रही है। भारत में 43,000 जो टन तांबा है वो बिलस्टर आंशिक रूप से परिष्कृत उत्पादित करता है। इससे देश की केवल 50% आवश्यकता की पूर्ति होती है। शेष 50% तांबा जामिया चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में आयात करना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं रासायनिक उद्योग की। तो रासायनिक उद्योग का देश आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। यह आकार में विश्व का 12वां तथा एशिया में तीसरा स्थान रखता है। यानी रासायनिक उद्योग का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। रासायनिक उद्योग का है जो देश में आर्थिक महत्वपूर्ण स्थान है। यह आकार में विश्व का 12वां है तथा एशिया में तीसरा स्थान रखता है। इस उद्योग का देश में तेजी से विकास हो रहा है। यह तीव्र वृद्धि अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों प्रकार के रासायनिक उद्योग में दिखाई पड़ रहा है। भारतीय अकार्बनिक रसायनों के अंतर्गत जो आता है जैसे गंधक का तेजाब, इसका उपयोग उर्वरक, कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक, गोंद, रंग, रोगन, डाई आदि के निर्माण में होता है। नाइट्रिक एसिड क्षारित सामग्री सोडा, जिसका उपयोग कांच और कागज, साबुन तथा वॉशिंग पाउडर बनाने में होता है, जैसे नाइट्रिक एसिड क्षारित सामग्री सोडा है। कास्टिक सोडा आते हैं भारी कार्बन रासायनिक उद्योगों के अंतर्गत, जैसे आते हैं पेट्रोलियम प्रमुख है। इनका उपयोग कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक वस्तुएं, रंग रोगन तथा औषधियों के निर्माण में किया जाता है। आगे देखते हैं, औषधियों के उत्पादन में भारत विकासशील देशों में से एक अग्रणी है। यह पूरे उद्योग क्षेत्र का 14% उत्पादन करता है तथा निर्यात भी इसका 14% का योगदान है। सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी जो है वो 3% हमें देखने को मिलती है। चलिए आप बात करते हैं उर्वरक उद्योग की। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाने के लिए उर्वरक का उपयोग अनिवार्य है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादक है। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र जो है वो 1906 में रानीपेट जो है तमिलनाडु में स्थापित किया। यानी भारत का पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास जो है 1951 ईस्वी में भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सिंदरी में संयंत्र करने के साथ स्थापित हुआ था। हरित क्रांति के कारण उर्वरकों की मांग बढ़ी, जिसमें भारत के विभिन्न भागों में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य का कुल उत्पादन का 50% से अधिक उर्वरक उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक जो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक है। प्राकृतिक गैस की सहज सुलभता के कारण देश के विभिन्न भागों में उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं।
चलिए अब हम बात करते हैं आगे सीमेंट उद्योग के बारे में। सीमेंट उद्योग क्या है? आवास निर्माण एवं देश के ढांचागत क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। यानी सीमेंट के रूप में विश्व का दूसरा स्थान है, जो कि भारत का है। इसके उत्पादन में यानी भारत में सीमेंट का उत्पादन जैसे जैसे साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, पोजुलाना, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग सीमेंट, ऑयल वेल एवं सफेद सीमेंट आदि सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल जैसे चूना पत्थर, कोयला, सिलिका, एल्युमिनियम और जिप्सम की आवश्यकता होती है। इसलिए ये उद्योग कच्चे माल के निकट स्थापित किया जाता है। पहली सीमेंट संयंत्र 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था और इस उद्योग का विस्तार मुख्यतः स्वतंत्रता के बाद ही हुआ। आज देश में 159 बड़े, 332 से अधिक छोटे सीमेंट संयंत्र हैं। इनकी कुल उत्पादन जो क्षमता है वो प्रति वर्ष 1683 लाख टन है। अतः भारतीय सीमेंट की गुणवत्ता जो है उत्तम है। अतः दक्षिण और पूर्वी एशिया के देशों में इसकी बहुत अधिक मांग है। इस समय देश में प्रतिवर्ष 20 करोड़ टन से अधिक सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। इसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु है उनको हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। बात करते हैं तैयार माल आधारित संरचनात्मक एवं उपकरण उद्योग के बारे में। सबसे पहला देखते हैं परिवहन उपकरण उद्योग। परिवहन उपकरण उद्योग क्या है? सबसे पहले रेलवे देख लेते हैं। तो परिवहन उपकरण में रेलवे, भारत में रेलवे का जाल बिछा है और माल एवं सवारी गाड़ियों के डिब्बों और रेलों की इंजन में बड़ी संख्या में मांग रहती है। रेलवे इंजन, यात्री डिब्बे और माल डिब्बे निर्माण का उद्योग बड़े स्तर पर विकसित हुआ है। वहीं बात करते हैं तो आज हम रेलवे के भारी डिब्बों का बड़े पैमाने पर निर्यात भी करते हैं। बड़ी लाइनें वाले विद्युत चालित इंजन पश्चिम बंगाल में स्थित चितरंजन के लोकोमोटिव वर्क्स में बनाए जाते हैं। यानी जो बड़ी लाइन वाले विद्युत चालित जो पश्चिम बंगाल में यानी विद्युत चालित जो इंजन है वो पश्चिम बंगाल में जो स्थित चितरंजन के लोकोमोटिव वर्क्स में बनाए जाते हैं। वाराणसी में डीजल चालित रेल इंजन बनाने का कारखाना है। डीजल वाले इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? वाराणसी में। और विद्युत वाले वो पश्चिम बंगाल में। सवारी के डिब्बे पेरम्बूर में, यानी सवारी के जो डिब्बे बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? पेरम्बूर में, बंगलौर में, कपूरथला में और कोलकाता में बनाए जाते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे निजी क्षेत्र तथा रेल कारखानों में तैयार किए जाते हैं। बिहार के पटना जिले के मोकामा में भारत वैगन एंड इंजीनियर कंपनी लिमिटेड जो रेलवे के लिए वैगन वैगन तैयार करता है। यानी जो मोकामा में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है, कहाँ पर है? बिहार के पटना जिले के मोकामा में, जो रेलवे के लिए वैगन तैयार करता है। मुंगेर जिले के जमालपुर में रेलवे का वर्कशॉप है। यानी मुंगेर जिले के जमालपुर में रेलवे का एक वर्कशॉप है, जो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। कहाँ पर? बिहार के मुंगेर जिले में। सारण जिले के छपरा में रेलवे पहिया बनाने का कारखाना है। यानी सारण जिले के छपरा में रेलवे पहिया बनाने का कारखाना है, जो कि नालंदा जिले के हरनौत में सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना अभी निर्माणाधीन है। पहिया कहाँ बनाया जाता है? सारण जिले के छपरा रेलवे। चलिए अब बात करते हैं मोटर गाड़ी उद्योग। सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक व्यापक है। इस समय मोटर वाहन जैसे ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि बड़ी संख्या में निर्मित किए जाते हैं। तिपहिया स्कूटर में निर्माण भारत सरकार का प्रथम स्थान है। यानी जो 3 पहिए वाला स्कूटरों के निर्माण में भारत का प्रथम स्थान है। ट्रैक्टर और साइकिल भी बड़ी संख्या में बनाई जाती है। मोटरसाइकिलों का निर्माण जो है वो लखनऊ, सतारा, पंकी, कानपुर में यानी पनकी, अहमदाबाद के निकट अकुर्दी तथा पिंपरी में बनाए जाते हैं। मारुति उद्योग के लिए दिल्ली के निकट जो है वो गुड़गांव, हरियाणा में। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी भारत के में माध्यम भारी व्यापारिक वाहनों के मुख्य उत्पादक हैं। महिंद्रा एंड
महिंद्रा नासिक में है। स्कॉर्पियो तथा बोलेरो का निर्माण करता है। टाटा नैनो का कार जो है कंपनी गुजरात में सस्ती कार बनाती है। इसके अतिरिक्त इन उद्योगों का विकास जो है चेन्नई, पुणे, इंदौर, हैदराबाद तथा बेंगलोर में हुआ। यानी जो मारुति उद्योग का है वो गुड़गांव हरियाणा में है। उसके बाद अगर बात करें महिंद्रा का, तो वो महिंद्रा ये स्कॉर्पियो तथा बोलेरो का जो निर्माण करती है नासिक में है। और टाटा नैनो गुजरात। अब बात करते हैं पोत निर्माण उद्योग का। आज पोत निर्माण का बड़ा उद्योग है। इस उद्योग के लिए विशाल पूंजी की आवश्यकता होती है। इस समय देश में पोत निर्माण के 5 प्रमुख केंद्र हैं, जैसे विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोच्चि, मुंबई और मझगांव है। बड़े बड़े आकार के पोतों का निर्माण कोच्चि और विशाखापट्टनम में होता है। इनमें क्रमशः 1 लाख टन WT 50,000 टन जहाज बनाए जाते हैं। खाली जहाज में वजन को DWT में कहते हैं। मझगांव पोत प्रांगण भारतीय नौसेना के पोतों के निर्माण के लिए बनाया गया है। कोलकाता के निकट गार्डनीज में कर्सनाव, माल नौकाएं, निकर्षण पोत, तटपोत, जल पोतों का प्रयोग आने वाले डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। अब बात करते हैं वायुयान उद्योग की। यह एक नया उद्योग है तथा पूरी तरह सरकार में नियंत्रण में है। पोत उद्योग का जैसे मैंने बताया 5 उसके हैं। सबसे पहले विशाखापट्टनम, कोच्चि। अब बात करते हैं वायुयान उद्योग की, तो यह एक नया उद्योग है। यह पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है। इस उद्योग का पहला कारखाना जो है वो हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बंगलुरु में लगाया गया था, जो कि 1940 में। यानी वायुयान उद्योग में जो कि एक नया उद्योग है, जो कि हिंदुस्तान एयर कॉर्पोरेट लिमिटेड बेंगलुरु में 1940 में लगाया गया था। इस कारखाने को 1964 में एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ मिलाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड बेंगलुरु में बनाया गया, जिसका लोकप्रिय नाम है HAL हाल। भारत अब कई प्रकार के छोटे एवं बड़े वायुयानों का निर्माण करता है। भारतीय वायुयानों का प्रयोग इंडियन एयरलाइंस और भारतीय वायुसेना द्वारा किया जा रहा है। भारतीय वायुयानों का प्रयोग अंत क्षेत्रों में इंडियन एयरलाइंस, विदेशी में एयर इंडिया एवं सैनिक क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। आज हम कृषक, पुष्पक जेट में सुपरसोनिक जेट, अवरोधी विमान, बम वर्षक हेलीकॉप्टर, मिग तथा एक्टू 746 प्रकार के वायुयानों का निर्माण करते हैं। बेंगलुरु, कानपुर, नासिक के निकट ओझर, उड़ीसा में कोरापुट और आंध्र प्रदेश में हैदराबाद इस उद्योग के जो है वो प्रमुख केंद्र हैं। फुटलूज अर्थात तकनीकी एवं श्रमिक दक्षता आधारित उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं। इसे सिलिकॉन नगर भी कहते हैं। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं और इसे सिलिकॉन नगर भी कहते हैं, सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं। इसे बेंगलुरु। अब बात करते हैं फुटलज अर्थात तकनीकी एवं श्रमिक दक्षता आधारित उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बारे में। इस उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उत्पादन के लिए विशिष्ट नए ज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी और निरंतर शोध और अनुसंधान की आवश्यकता रहती है। यह उद्योग है जो मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से
सौंदर्य प्रसाधन उद्योग क्या है? इसमें सौंदर्य प्रसाधन के लिए भारत प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध रहा है। इसके अंतर्गत साबुन, तेल, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश एवं कृत्रिम ज्वेलरी आदि आते हैं। यह उद्योग भी भारत में सभी जगह फैले हुए हैं, लेकिन कुछ विशेष वस्तुओं के लिए विशेष केंद्र प्रसिद्ध हैं। जैसे चंदन पर आधारित सौंदर्य मैसूर नगरी को ख्याति प्राप्त है। इत्र के लिए जौनपुर, खुशबूदार तेल के लिए कन्नौज, अच्छी किस्म के साबुन के लिए मुंबई, पुणे, कोलकाता प्रमुख केंद्र हैं। कृत्रिम ज्वेलरी के लिए दिल्ली एवं पश्चिम बंगाल, जयपुर प्रसिद्ध है। इसके लिए सौंदर्य प्रसाधन उद्योग क्या है? इसमें सौंदर्य प्रसाधन के लिए चलिए बात करते हैं खिलौना उद्योग के बारे में। खिलौना निर्माण उद्योग पर खिलौना निर्माण उद्योग जो है भारत में काफ़ी लोगों को रोजगार सृजन करता है, किंतु चीन और जापान के इलेक्ट्रॉनिक खिलौना के आयात से इस उद्योग में काफ़ी ह्रास आया है। जो यानी बात करते थे सौंदर्य प्रसाधन उद्योग, तो ये इसका जो अच्छी किस्म के साबुन के लिए जो है वो मुंबई, पुणे, कोलकाता प्रमुख इसके केंद्र है। और अगर यही बात करें तो जैसे चंदन पर आधारित जितने वो है वो मैसूर नगरी में ख्यात हैं। इत्र के लिए जो है वो जौनपुर है। इत्र के लिए क्या जौनपुर है। खुशबूदार तेल के लिए कन्नौज है और अच्छे किस्म के साबुन के लिए मुंबई है। कृत्रिम ज्वेलरी के लिए दिल्ली एवं पश्चिम बंगाल तथा जयपुर इसके लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही खिलौनों के लिए जो है सबसे अधिक जो खिलौने की बात करें तो भारत में कई शहरों में विकसित होते हैं, जैसे शिवकाशी में, बनारस में, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, मदुरई, भोपाल में इस प्रकार के। अब बात करते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान रहा है। किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता उसके निर्माण उद्योग के विकास में मापी जाती है और इन उद्योगों में लोगों को रोजगार प्रदान कर उनकी कृषि पर निर्भरता को कम किया है। अगर देखा जाए तो जनजातीय क्षेत्रों में उद्योग विकास के लिए कारण क्षेत्रीय असमानताएं कम हुई है। पिछले 2 दशकों में सकल घरेलू उत्पाद में भी निर्माण उद्योग का योगदान 17% रहा है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में निर्माण उद्योग का योगदान सकल घरेलू उत्पाद 25 से 35% है, लेकिन पिछले 1 दशक में भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% की दर से बढ़ोतरी हुई है इसमें। वहीं अगर बात करें वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या है। वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, अर्थात प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी, तकनीक एवं व्यापारिक आदान प्रदान ही एक वैश्वीकरण है। भारत सरकार की नवीन आर्थिक नीतियां वैश्वीकरण को परिभाषित करने में लगी हैं। बात करें उदारीकरण, इसमें उद्योग तथा व्यापार को लाल फीता शाही के अनावश्यक प्रतिबंधों में मुक्त करके अधिक प्रतियोगी बनाना होता है। इसके अंतर्गत सभी वस्तुओं के आयात में खुली छूट, सीमा शुल्क कमी, विदेशी पूंजी की मुक्त प्रवाह की अनुमति, सेवा क्षेत्र विशेषकर बैंकिंग, बीमा और जहाज रानी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश की छूट और रुपयों को पूर्ण परिवर्तनशील करना होता है। निजीकरण क्या होता है? देश के अधिकतर उद्योगों को स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबंध की निजी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाना। इसके परिणाम स्वस्थ अर्थव्यवस्था पर सरकारी एकाधिकार कम या समाप्त हो जाता है। वहीं बात करें तो विदेशी मुद्रा का भंडार काफी बढ़ गया है। 2007-8 में $200 अरब हो गया, किंतु इधर निर्यात और कृषि की दरों में गतिरोध उत्पन्न हुआ है। विश्वव्यापी मंदी में बावजूद चीन को छोड़कर अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत में सकल घरेलू उत्पाद की दर अधिक है, किंतु सामाजिक क्षेत्रों की प्रगति संतोषजनक नहीं है। वैश्वीकरण में स्वदेशी उद्योगों और विशेषकर लघु एवं कुटीर उद्योगों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह बात स्पष्ट से कही जा सकती है कि वैश्वीकरण से हमारी अर्थव्यवस्था पर, औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? ऐसी कंपनी जो किसी एक देश में स्थित मुख्यालय से अनेक देशों में उत्पादन और सेवाओं का नियंत्रण करती है। चलिए अब बात करते हैं उद्योगों के उत्पन्न से प्रदूषण का प्रभाव। प्रदूषण उद्योगों ने 4 प्रकार के प्रदूषण किए हैं, जैसे कि वायु, जल, भूमि और ध्वनि शोर, यानी ये 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं उद्योगों से। जैसे वायु प्रदूषण,
ये क्या है कि उद्योगों से निकलने वाले धुएं और गैसों से वायु को बुरी तरह प्रदूषित किया है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO को दम घोंट गैस, स्ट्रेंगुलेटनी गैस भी कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जैसे अवांछित गैसों की अधिकता वायु प्रदूषण का कारण बनाती है। एक मनुष्य प्रतिदिन 30,000 बार सांस लेता है, यानी मनुष्य जो है एक दिन में 30,000 बार सांस लेता है। सांस के द्वारा मनुष्य प्रतिदिन 35 गैलन व 16 किलोग्राम ऑक्सीजन युक्त वायु का सेवन करता है। याद रखें, इस महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक मनुष्य जो है प्रतिदिन 30,000 बार सांस लेता है, लेकिन सांस के द्वारा मनुष्य प्रतिदिन जो है 35 गैलन व 16 किलोग्राम ऑक्सीजन युक्त वायु का सेवन करता है। ऑक्सीजन वहन क्षमता को बिल्कुल कम कर देती है, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। SO2 से आंख में जलन, दमा, खांसी, फेफड़ों के रोग, सिर में दर्द, चक्कर आना जैसी परेशानी बढ़ जाती है। किससे? SO2 का मतलब होता है सल्फर ऑक्साइड। चलिए अब वही बात करते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण से भी इसमें क्या होता है, कोयला, रंग, साबुन, कीटनाशक, उर्वरक, प्लास्टिक की वस्तुएं, रबड़ आदि जल की सामान्य प्रदूषक हैं इसमें, क्योंकि उद्योगों से ये नदियों में छोड़ा जाता है, जिसमें गंदा जल पीने से हैजा, पेचिस, टाइफाइड तथा पीलिया जैसी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या अवांछित रूप से भी प्रदूषण है। सामान्यतः उद्योग परिवहन के साधनों की देन है। यांत्रिक आरा मिलें, जनरेटर, खराब मशीनों की असहनीय आवाज़ जो लोगों के लिए परेशानी का कारण होती है। अत्यधिक शोर से बहरापन, हृदय गति, चिड़चिड़ापन, नींद में कमी तथा इससे संबंधित अन्य समस्याएं प्रमुख हैं। क्या आप जानते हैं कि भोपाल गैस एक त्रासदी की घटना थी जो 3 दिसंबर 1984 को एक भोपाल मध्य प्रदेश में घटित हुई। खाद और कीटनाशक बनाने वाली यूरेनियम कार्बाइड नामक फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव होने लगा, जिससे 500 लोगों की मौत के शिकार हो गए थे। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना में उत्सर्जित तेलयुक्त अपशिष्ट के गंगा नदी में प्रवाहित होने से जल का प्रदूषण बढ़ा है। यानी जो भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी तो उसमें क्या हुआ था 1984 में, जो कि एक खाद और कीटनाशक बनाने वाली कंपनी थी। अब बात करते हैं तापीय प्रदूषण। तापीय प्रदूषण क्या उद्योगों तथा ताप घरों में गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालों में छोड़ दिया जाता है, तो जल में तापीय प्रदूषण होता है, जिसके कारण सूक्ष्म जीव, जंतु एवं जलीय वनस्पति जल को नष्ट कर देते हैं। बात करते हैं मोकामा में स्थित बाटा जूता कारखाना एवं शराब बनाने वाले कारखाने से प्रतिदिन 2,50,000 गैलन विषाक्त अपशिष्ट जल का गंगा में समावेश होता है। मोकामा में स्थित जो है बाटा जूता कारखाना शराब बनाने वाले कारखाने से प्रतिदिन 2,50,000 गैलन विषाक्त अपशिष्ट जल का गंगा में समावेश होता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में अपशिष्ट व परमाणु सेल उत्पादक कारखानों में चर्म रोग, कैंसर, अस्थि कैंसर, जन्मजात विकार, अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। प्रदूषण नियंत्रण के कई उपाय होते हैं, जैसा कि हम लोग अगर इनमें सुधार करें तो प्रदूषण को रोका जा सकता है। चलिए अब हम इस उद्योग से जो अभी तक हमने उद्योग पढ़ा, अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अभी तक हमने जो वीडियो पढ़ा, अब उससे बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं और हमने कितना समझा, इससे हमें निश्चित हो जाएगा। चलिए, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? यानी औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है? जैसे बात करते हैं बाजार, पूंजी, ऊर्जा, जनसंख्या। तो इसका जो मुख्य है तो उद्योग के लिए कारक नहीं है, तो जनसंख्या जो है इसका कारक नहीं है। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? यानी भारत में सबसे पहले जो लौह इस्पात कंपनी है वो कौन सी है? वो है टाटा लौह इस्पात कंपनी, यानी टिस्को है।
पहली आधुनिक सूती निम्न में से मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि मुंबई का एक पतन है। यह कपास उत्पादक क्षेत्र में निकट स्थान मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। इसका अगर हम कहें तो वैसे इसका ऑप्शन राइट तो खा होगा, लेकिन इसके अनुसार भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर घा जो है राइट होगा इस क्वेश्चन के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो बात करते हैं जैसे सूती वस्त्र, चीनी, जूट वस्त्र। तो इसका जो नहीं है उद्योग आधार कृषि पर, तो वो है सीमेंट। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का जो केंद्र है, जैसे कोलकाता, रिसड़ा, कोलकाता मोदनीपुर, कोलकाता कोनीगर, कोलकाता हावड़ा। अगर हम बात करें तो हुगली जो है वो कोलकाता हावड़ा है। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जेके सीमेंट उद्योग, बोकारो लौह इस्पात, टाटा लौह इस्पात उद्योग, रेमंड कृत्रिम। तो इसका राइट आंसर है ग नंबर, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, चीनी उद्योग, चितरंजन लोकोमोटिव और लौह इस्पात। तो इसका राइट आंसर है उपभोक्ता उद्योग में चितरंजन लोकोमोटिव उद्योग। नहीं, इसका ये गलत है। इसका राइट आंसर है चीनी उद्योग, उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ग। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो सबसे छोटे पैमाने का अगर उद्योग की बात करें तो वो है खिलौना उद्योग। ऑप्शन नंबर ग है जो राइट है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। जैसा कि मैंने अभी बताया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर खा, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसा कि अभी हम देख लेते हैं तुरंत ही इसका। देखिए ये जो है कार्बाइड नामक कीटनाशक यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस का रिसाव है, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका देखते हैं इसमें कौन सा दे रखे हैं। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी ऑप्शन नंबर ग इसका राइट है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो को पूरा देखा और एक एक क्वेश्चन को समझा। तो हम लोग देख लेते हैं, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम लोग जय हिंद, जय भारत, खुशहाल रहो और खूब पढ़ो।